हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजे नीट। आज के लेक्चर में हम 12th स्टैंडर्ड का आईटीजे मैथमेटिक्स का चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का टॉपिक होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। एग्जैक्टली होता क्या है, जो लीनियर इक्वेशन से आप डील करते आए हैं उन्हीं को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना सिखाएगा आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो उसी को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। हम ये डिफरेंस भी ऑफकोर्स सीखेंगे कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में डिफरेंस क्या है, कैसे सोल्यूशन निकाले जाते हैं। जो लीनियर इक्वेशंस आप अभी तक करते आए हैं एक्स वाई जेड में, या इससे भी ज्यादा वेरिएबल्स या इससे कम वेरिएबल्स, वो कितनी आसानी से मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की हेल्प से भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। एक और इफेक्टिव या एफिशिएंट तरीका ये आपको देता है। उसी के बारे में आज के लेक्चर में हम बातें करेंगे। आई होप यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन, अभी तक हमने जो भी लेक्चर्स देखे हैं, जो भी टॉपिक्स पढ़े, उसमें कोई भी डाउट या कंसर्न्स किसी भी स्टूडेंट को नहीं है। वहाँ तक की अगर चीज़ें स्मूथली समझ आई हैं, उसी को आगे हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बट इन सारी बातों से भी ज़्यादा ज़रूरी बात कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी कि आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे आईआईटी, जेईई, नीट, एनटीएससी, ओलंपियाड, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, ऐसे ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में हम आपको देते हैं क्वालिटी एजुकेशन एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट, एट एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट। यानी यकीन करिए, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है, पूरे तरीके से क्वालिटी एजुकेशन एट एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो आईआईटी जेईई मॉड्यूल होता है वो आपके लिए क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे एक चैप्टर पर हर एक कंसेप्ट के बहुत ही डिटेल्ड, कॉम्प्रहेंसिव और थरो एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाएं, जिनमें कई सारे इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स रखकर उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंसोलिडेट करें और इसी के साथ साथ पीवाईक्यूज़ के थ्रू एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको वहाँ डेवलप करें हर एक टॉपिक के। इसी के बाद जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, हम आपको उसकी डीपीपी प्रोवाइड करते हैं। उस टॉपिक की डीपीपी के थ्रू आप उस टॉपिक को और मजबूत बनाते हैं और डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उस डीपीपी की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ, उन क्वेश्चंस का एक अच्छा पर्सपेक्टिव आप ला पाएँ। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, हम आपको 1500 क्वेश्चंस पर चैप्टर का एक क्वेश्चन बैंक देंगे। टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चंस उसमें होंगे ताकि आप हर क्वेश्चन को, हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन से एक्सपोजर ले पाएँ और एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्टेबली हर तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। हम आपको सबसीक्वेंटली आने वाले वक्त में ऑफकोर्स जेईई मेंस और एडवांस के पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस भी करवाएंगे ताकि आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले पाएँ। ऑफकोर्स पीवाईक्यूज़ हम इन लेक्चर्स के दौरान भी कर रहे होंगे, जब थ्योरी लेक्चर्स हम कर रहे होंगे तो हर टॉपिक पर बेस्ड उससे रिलेटेड पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस भी ऑफकोर्स हम देख रहे होंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आप हमसे कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। पूछने का तरीका बड़ा आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, आस्क योर डाउट। वहाँ पर आप हमें लिंक पर क्लिक करिए, वहाँ पर आप हमें अपने डाउट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं और आपके डाउट्स भी हम बेशक रिजॉल्व करेंगे। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, यकीनन तौर पर आपकी कोई भी परेशानी है उसे हम रिजॉल्व करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यानी कि कभी भी कोई भी परेशानी है तो उसको हम सॉल्व करेंगे किसी ना किसी वीडियो लेक्चर के थ्रू, जहां पर हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे हर एक चीज़ को लेकर, ताकि आप एग्जामिनेशन के लिए पूरे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ। आने वाले वक्त में आपको वन शॉट रिवीजन भी मिलेगा, यानी हर चैप्टर का एक प्रिसाइज टू द पॉइंट वन शॉट रिवीजन, जिसमें ऑफकोर्स कई सारे न्यूमेरिकल्स होंगे ताकि आप कॉन्फिडेंटली हर एक चैप्टर को रिवाइज कर पाएँ और हर एक चैप्टर पर आसानी से एक अच्छी कमांड डेवलप कर पाएँ। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी रोल आउट हो चुके हैं, यानी हर एक चैप्टर पर आप टेस्ट दे सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करके एक सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं ताकि आप देख पाएँ कि आप कहाँ कितना इंप्रूव कर चुके हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं और किस पर और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की एग्जामिनेशन के लिए आपके मॉक्स भी हम लेकर आएंगे ताकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर पाएँ और अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज़ करना सीख पाएँ। ये सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई मॉड्यूल आपके लिए लेकर आता है एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे और सबसे पहले समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। नॉन होमोजीनियस की भी बात करेंगे, पर पहले हम समझते हैं कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। मैं आपको एक हल्का सा आइडिया, हल्की सी हिंट देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। मान लो आपके पास एक इक्वेशन लिखी है 2x + 3y = 0। बस एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप सोचेंगे कि सर इसको इतना घुमा के क्यों कहा। बिल्कुल वैसे भी सोचा जा सकता है, बट एक और अलग तरीका मैं देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है जैसे 5x + 7z = 0, ऐसा कुछ मान लो लिखा हुआ है। अब क्या मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ, अगर मैं मैट्रिसेस के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहूँ तो क्या इसी बात को ऐसे कहा जा सकता था। सुनिएगा बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी बात मैं कहने वाला हूँ। ये क्या लिखा है 2, 3, 5, 7। अगर मैं कोफिशिएंट्स की बात करूँ तो सर कोफिशिएंट्स लिखे हैं 2, 3, 5 और 7। अगर मैं आपसे वेरिएबल्स की बात करूं तो आप वेरिएबल्स के ऊपर क्या टिप्पणी करोगे। सर वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, तो क्या मैं वेरिएबल्स को ऐसा लिख सकता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ेदार सी ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे। और इसके इक्वल मैं 0, 0 लिख दे रहा हूं। सर ये क्या किया, कुछ समझ नहीं आया।
आप मेरे यकीन करिए, इसी बात को कहने का मैट्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में एक और तरीका हमने इजाद या डेवलप या डिस्कवर किया है, जो कि आप यहाँ देख रहे हो। मेरा कहना बड़ा आसान सा है, सुनिएगा ध्यान से। आई होप आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते हैं। अगर सर ये एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का और अगर एक मैट्रिक्स है 2/1 ऑर्डर का, तो सर क्लियरली हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता तो दिख रहा है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज से मैच हो रहे हैं, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो 2/1 ऑर्डर का होगा, जो कि ऑफकोर्स हमें दिख रहा है। इन सब बातों में क्या बात, अगर आपको याद है तो सर हम इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2x + 3y विल बी 0। आई होप यही दिख रहा है। 5x + 7y विल बी 0। आई होप आपको यही दिख रहा है। तो ये 2-3 बहुत ज़रूरी सी बातें आई होप आपको नज़र आ रही हैं, इसमें कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं। तो सर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, और जब इसे इस तरीके से लिखा जाता है तो आप इन बातों को कुछ कहते हैं, इन बातों को कुछ कहते हैं। जैसे ये क्या है, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं, तो आप इसे कह सकते हो क्या, आप इसे कह सकते हो कोफिशिएंट मैट्रिक्स। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, तो आप इसे क्या कहते हो, आप इसे कहते हो वेरिएबल मैट्रिक्स। क्या बातें आपको समझ आ रही हैं? बस यही बातें यहाँ पर बहुत घुमा फिरा कर लिख कर दे दी गई हैं। जैसे मान लो आपके वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 से लेकर xn, जैसे x y z ये जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें ऐसे डिनोट कर दिया, और ये a11 a12 ये सारे आपके क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं। और राइट हैंड साइड पर ये इंश्योर करिएगा कि राइट हैंड साइड पर इक्वल की उस तरफ 0 0 है। उस केस में ही, जब ये सारे जीरोज हैं, उस केस में ही हम इसे क्या कहेंगे, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, दिस इज कॉल्ड अ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। व्हाई? क्योंकि राइट हैंड साइड पर आपको क्या मिल रहा है, 0। तो बस इसी तरीके से ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये आपका वेरिएबल मैट्रिक्स, और ये आपका फाइनल कांस्टेंट मैट्रिक्स जो उस तरफ राइट हैंड साइड पर 0 0 की फॉर्म में है। क्या ये बात आपको समझ आई? तो सर इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, मुझे क्या पता, मुझे कैसे पता, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। पहली बात तो ये कि सोच के देखो, क्या इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है, क्या इसमें कोई सोल्यूशन निकल कर आ सकता है? एक सोल्यूशन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में आपके पास हमेशा रहता है। बताओ क्या सर? एक सोल्यूशन हमेशा आपके पास रहता है कि सर x और y दोनों को 0 रख दो। कैसे? सुनिएगा सर, 0 + 0 इज 0, 0 + 0 इज 0। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर मैंने xz लिख दिया था, इसे xy ही रखेंगे। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए, वो y ही है स्टूडेंट्स। आई एम रियली सॉरी इन केस इफ यू हैव गॉटन कंफ्यूज्ड, वो y ही था, है ना। आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट, बट आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका एक सोल्यूशन तो सर x और y की वैल्यू 0 आप रख के निकाल ही सकते हो ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे ही x और y दोनों की वैल्यू आप यहाँ 0 रखते हो, तो 0 × समथिंग + 0 × समथिंग 0, 0 × समथिंग + 0 × समथिंग 0। तो सर आप क्यों दिमाग लगा रहे हो, क्यों अननेसेसरीली चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? मतलब सर 2 वेरिएबल्स की जगह मान लो 3 वेरिएबल्स होते, तो 3 वेरिएबल्स कैसे होते हैं? जैसे लिखा होता सर 2x, जैसे लिखा होता स्टूडेंट्स, क्या लिखा होता, 2x - 3y, है ना, + 7z इज इक्वल टू लेट्स से 0। एक इक्वेशन होती है लेट्स से 3x, है ना, -2y + लेट्स से 8z इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन होती है लेट्स से -x, है ना, +y - लेट्स से 11z -11z इज इक्वल टू 0। इस केस में आप क्या करते हैं? तो पहली बात तो वही, आप सबसे पहले बताओ सर कोफिशिएंट्स क्या है। तो कोफिशिएंट्स वापस, पहली बात तो सर इतना सोचना क्यों, आप सीधे सीधे सोल्यूशन क्यों नहीं कह दे रहे हो कि सर x y z तीनों की वैल्यू 0 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा 0 + 0 - 0 + 0 0, और यहाँ पे भी 0 0 हो जाएगा। तो बेशक 0 0 0 मतलब x y z तीनों की वैल्यू 0 0 एक सोल्यूशन हो सकता है, पर क्या इसके अलावा भी कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है? मतलब क्या कोई ऐसा पेयर मिल सकता है सर आपको जो x y z की वैल्यूज आप यहाँ, मतलब नॉन जीरो वैल्यूज की बात करो, मिनिमम इन तीनों में से एटलीस्ट कोई एक नॉन जीरो हो, एटलीस्ट, मतलब तीनों हो तो और अच्छी बात, 2 हो तो नॉन जीरो अच्छी बात, और तीनों में से कोई एटलीस्ट एक भी नॉन जीरो रहा। एक सोल्यूशन तो बेशक 0 है कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0 रख दो, तो सर तीनों के LHS और RH सेटिस्फाई हो जाएंगे। बेशक ये बात एक्सेप्टेबल है, ये बात बिल्कुल कमेंडेबल है, लेकिन एक छोटी सी बात है सर, अगर किस्मत से लकीली हमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए कि x y z में से एटलीस्ट कोई एक नॉन जीरो हो, 0 0 0 एक्सेप्टेबल है, पर कोई एक नॉन जीरो हो, और उस कॉम्बिनेशन पर भी मतलब x y z की वो वैल्यूज रख कर भी हमें LHS तीनों के RHS 0 के इक्वल आ जाएं, अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात होगी? तो बिल्कुल कभी कभी कुछ केसेस में आपको ऐसा मिल सकता है, बस हम उन केसेस को ही एक्सप्लोर करने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ तो पहले तो हम उस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला जो हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, मैं पहले वो आपको सिखाना चाह रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं अगर यहाँ से चीज़ें सीखना चाहूँ तो पहला तो हमारा क्या दिखता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब क्या सर? पहले तो आप इनको वर्कआउट कर लो। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेंगे? अगर आप ध्यान से देखते हो तो सर सबसे पहले तो क्या आपको दिखेगा 2 - 3, और क्या दिखेगा 7, फिर क्या दिखेगा सर 3 - 2, और फिर क्या दिखेगा सर 8, और इधर देखें तो -1 + 1 और -11, तो -1 + 1 और -11, ये आपका क्या हुआ सर? ये हो गया आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, है ना। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? ये वही है A11 A12 A13 ये सब कुछ, है ना। फिर क्या, फिर आपका
वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल्स कौन कौन है सर इस बार एक्स वाई जेड, तो आपके एक्स वाई जेड वेरिएबल मैट्रिक्स को आप कॉलम मैट्रिक्स में रिप्लेस कर दीजिए एक्स वाई जेड। आई होप ये भी बात आपको समझ आई। और राइट हैंड साइड पर आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स जो कि लीनियर होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशंस के केस में 0 0 0 होता है। ये बात जरूरी है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड 0 0 होना चाहिए। तो एक बात बेशक बिल्कुल ट्रू है कि सर अगर तीनों की वैल्यू 0 0 हो तो दिस इंटू 0 0 प्लस दिस इंटू 0 0 और ये 0 0 तो सब कुछ 0 0 आ जाएगा। लेकिन अगर कोइंसिडेंटली लकीली अगर हमारे फेवर में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि या तो तीनों ही नॉन जीरो हो गए या एटलीस्ट दो नॉन जीरो हो गए या एटलीस्ट एक भी नॉन जीरो हुआ, तो क्या ऐसा सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकता है? सोल्यूशन आई होप आप समझते हो। सोल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की वो वैल्यूज जो मैं यहाँ तीनों में पास करूँ तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, उन वैल्यूज़ की बात करूँ। तो सर अगर ऐसा कोई सोल्यूशन मिल जाए जिसमें एक्स वाई जेड इन तीनों में से एटलीस्ट एक भी नॉन जीरो हो, मतलब तीनों नॉन जीरो भी हो तो चलेगा, दो भी हो तो चलेगा, पर एक भी नॉन जीरो हो, तो क्या ऐसा भी कोई सोल्यूशन मिल सकता है? बस उसी को वर्कआउट करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? पहले तो मैं ये रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाना चाह रहा हूँ, फिर इस मेथड पर भी हम आएंगे कि कैसे आप वर्कआउट करते हो। तो सर ये कैसे पता चलेगा कि इसका सोल्यूशन ऐसा है या नहीं, इसका ये सोल्यूशन हमें मिलेगा या नहीं नॉन जीरो, उस बारे में बात करते हैं। तो उस बारे में ही हम बात करने वाले। ये वही सारी बातें आपके सामने लिखी गई हैं, वही सारे पॉइंट्स जो आपको मैंने हाईलाइट करे हैं, बस वेरिएबल्स की फॉर्म्स में लिखे हैं, तो आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। वही सारी बातें, ये आपका ए, आपका कौन सा मैट्रिक्स कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट, ये आपका वेरिएबल, और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स जो कि नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आपका बन रहा था। बस इस तरीके से ऑफ कोर्स ये आपको याद आ रहा होगा, ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, इस तरीके से एक्स आपका वेरिएबल होता है और जीरो आपका नल मैट्रिक्स या कांस्टेंट मैट्रिक्स हो सकता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो इस सिस्टम के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तो फिर इस सिस्टम के जीरो सॉल्यूशन है या ट्रिवियल सॉल्यूशन है। इसका क्या मतलब है उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आया, मतलब सुनिए ध्यान से स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब अगर आप देखें तो ये जो है आपका ए है, ये जो है आपका x है और ये जो है आपका o है। क्या आपको बात समझ आ रही है? तो आप ax को o कहते हो। तो ये जो आपका कांस्टेंट्स वाला जो कोफिशिएंट्स वाला जो मैट्रिक्स है, यानी कौन से मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, 2, 3, 5 और 7, अगर ये जो डिटर्मिनेंट है, अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो आया, पहले तो देखते हैं जीरो आ भी रहा है नहीं, तो जैसे मैं इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालूं, अगर इस ए का डिटर्मिनेंट हम निकालें, है ना, तो क्या आ जा रहा है? ध्यान से देखिएगा, 7 इंटू 2 कितना 14, 5 इंटू 3 15, और सर अगर आप 14 में से 15 सब्ट्रैक्ट करें तो आता है -1, और -1 जीरो के इक्वल नहीं है, -1 जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट जीरो। ये ऑफकोर्स आपका क्या था स्टूडेंट्स? ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए था। सर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं है तो इस सिस्टम के जीरो सॉल्यूशंस हैं। इस सिस्टम के जीरो सॉल्यूशन मतलब इस सिस्टम के ट्रिवियल सॉल्यूशन है। इस सिस्टम के ट्रिवियल सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है? सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस सिस्टम के ट्रिवियल सॉल्यूशन होने का मतलब है कि x और y को सिर्फ 0,0 ही सेटिस्फाई कर पाएंगे। मतलब यहाँ भी 0 0 रख दीजिए, यहाँ भी 0 0 रख दीजिए, उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन आपका नहीं है। तो आप कहोगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऑफ कोर्स वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ट्रिवियल मतलब कि x और y की वैल्यू 0 0 ही उसे सेटिस्फाई करेंगे। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? सर एक ये तरीका हुआ, लेकिन अगर कहीं कोई ऐसा केस बन रहा होता, कैसा केस स्टूडेंट्स, मैं बस एक एग्जांपल लिख के बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है जैसे 2x है ना प्लस 3y इज इक्वल टू 0। क्या पॉइंट आपको समझ आ रहा है? एंड सिमिलरली सर यहाँ पे लेट्स से लिखा होता है, लेट्स से क्या लिखा होता है 3x है ना, लेट्स से इसको मैं लिख लेता हूँ 3x है ना, तो ये कुछ लिखेंगे हम 3 इंटू 3 9, और ये मैं 9 बनाना चाह रहा हूँ, तो 9 तो नहीं बनेगा, लेकिन इसको मैं कुछ और सोचता हूँ, है ना, तो 3 के बजाय 4 ले लेते हैं। तो लेट्स से मैं लिख लेता हूँ क्या 4x है ना प्लस क्या ले लेते हैं लेट्स से 6y, तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन की तरफ बढ़ जा रहा है। बट आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। मेरा पॉइंट ये स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, मैं बड़ी ज़रूरी सी बात कहना चाह रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को ऑफकोर्स ये दिख गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बट फिर भी अगर मेरी बात से पहले अगर आपसे मैं एक ज़रूरी बात पूछूँ तो सोच के देखो स्टूडेंट्स, इस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस में मैं अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालूँ तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या रहा है? ध्यान से देखिए सर, आ जा रहा है 2, 3 और ये आ जा रहा है 4 और ये आ जा रहा है 6। क्या बात आपको समझ आ रही है? और सर अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो क्या आ रहा है? ध्यान से देखिए 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12 और 12 माइनस 12 कितना 0। तो सर आपका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ रहा है वो 0 आ रहा है। और अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स 0 आता है, अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स 0 आता है तो फिर इसका आप ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं कहते हो। उस केस में आप इस इक्वेशन का कहते हो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब सर इसका क्या मतलब है?
अक्सर आपकी एग्जामिनेशन में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो आप हमेशा याद रखिए नॉन ट्रिवियल के लिए आप इस इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स का क्या बनाएंगे, डिटर्मिनेंट, और वो जीरो के इक्वल रख देंगे। याद रखिएगा इसी पर अक्सर मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। सर ये बातें समझ नहीं आ रही हैं कुछ, कैसे हो सकते हैं सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस? आप सुनिएगा बहुत ध्यान। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसलिए हो सकते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक्चुअली आइडेंटिकल है। आई होप आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से 2 कॉमन लेके देखो। जैसे ही 2 कॉमन लिया तो 2 टाइम्स 2x + 3y, तो वो वापस क्या बन जा रहा है? अगर 2 को 0 के पास शिफ्ट किया तो बन जा रहा है 2x + 3y = 0, और एक्चुअली वही तो इक्वेशन है। तो पॉइंट बड़ा सिंपल सा स्टूडेंट्स, पॉइंट ये है कि सर अगर 2 वेरिएबल्स में एक ही इक्वेशन हो तो सर उसके लिए तो मल्टीपल वैल्यूज उससे सेटिस्फाई कर सकते हैं। फिर वो x की एक वैल्यू मिलेगी, उसके लिए y की कोई वैल्यू मिलेगी, ऐसे करते करते आपको वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो 2x किसके इक्वल है? सर 2x इक्वल है -3y के, है ना। जैसे अगर मैं एक रैंडम सी वैल्यू लेता हूँ, जैसे सर x की वैल्यू ले लेते हैं 0,0 सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही आप 0 रखोगे तो इधर भी 0 हो जाएगा। तो एक तो 0 वाला 0 सॉल्यूशन तो हो गई होगा, लेकिन इसके अलावा और क्या होगा? जैसे मान लो मैं x की वैल्यू 1 ट्राई करता हूँ, जैसे ही x की वैल्यू 1 ट्राई की तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2/3। तो y की वैल्यू -2/3 भी इसे सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर आप ये यहाँ पर रख देंगे x और y की जगह तो भी आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि वो इक्वेशन एक ही है ना। आई होप आप ये बात जानते हैं कि अगर एक ही मतलब अगर वेरिएबल से कम नंबर ऑफ इक्वेशंस है तो आपके हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो ये उसी केस का एक एग्जांपल है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि दो बातें बहुत ज़रूरी स्टूडेंट्स, दो बहुत ज़रूरी सी बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको क्या मिलता है, अगर आपको होमोजीनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलता है। होमोजीनियस मतलब क्या? होमोजीनियस मतलब अगर आपको ax = O, ये जो आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है 0 मिलता है, अगर इस तरह का केस मिलता है तो आप 2 केसेस बनाएंगे, आपके पास 2 ही बातें निकल कर आएंगी। आप इस a पर बात करेंगे, आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, अगर वो 0 आता है तो क्या बोलना है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं आता है तो क्या बोलना है। पहली बात तो अक्सर इस पर ही केस आएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 है, मतलब आप इसे कहते हो क्या? इसे आप कहते हो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। क्या कहते हो आप इसे? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो एग्जामिनेशन हॉल में जनरली उसे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, या फिर आप क्या कह सकते हो उसे? आप कह सकते हो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, या फिर आप उसे क्या कह सकते हो? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। क्या बात आपको समझ आ रही है? और अगर a 0 नहीं हुआ, अगर कॉन्स्टेंट्स का जो कोफिशिएंट्स का, माइंड यू एवरीवन, कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट जो आपने निकाला अगर वो 0 नहीं हुआ तो उसके ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे। ट्रिवियल सोल्यूशन है, ऊपर आप समझ पा रहे हो, 0,0 ही उसे सेटिस्फाई करेगा। वेरिएबल की वैल्यू 0 ही आप रख पाएँ तो ही वो सेटिस्फाई कर पाएगी। तो आप उसे कहते हो या तो ट्रिवियल सोल्यूशन, या फिर आप उसे क्या कहते हो? जीरो सोल्यूशन। आई होप आपको दोनों बातों में फ़र्क समझ आ रहा है और आप होमोजीनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को समझ पा रहे हो। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल पे बातें समझाना चाहूँ तो जैसे यहाँ पर देखो हमने डिस्कस किया था इस वाले केस में, तो इस वाले केस में अगर आपको पता करना है कि सर इसके ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, बहुत ध्यान सुनिएगा, इसका ट्रिवियल सोल्यूशन होगा या नॉन ट्रिवियल, तो आप क्या करोगे? आप इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालोगे। आप इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालोगे तो हमने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? सर लिखा है 2 - 3 7, ये लिखा है 2 - 3 7, फिर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? फिर लिखा है 3 - 2 8, ये लिखा है 3 - 2 8। आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं। और इसी के साथ साथ लिखा है -1 + 1 -11, सो -1 + 1 -11। आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए। आपका क्या है स्टूडेंट्स? ये आपका कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें, अगर अभी हम एक्सपांशन की बहुत सारी टेक्निक्स नहीं भी जानते हैं तो हम हमारी स्टैंडर्ड टेक्निक यूज़ करें तो याद करिए स्टूडेंट्स 2 टाइम्स आप क्या करोगे? ये वाला, तो -11 × -2 दैट्स +22, है ना। तो हो जाएगा 2 × 22 माइनस, ये हो जाएगा 8 × 1 दैट्स -8, है ना। फिर क्या करेंगे आप? -3 दैट्स +3, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? -33, तो ये जाने वाला है -33, और ये क्या हो जाने वाला है? +8। आई होप ये भी बात आपको समझ आ रही है। और अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो बहुत ध्यान से देखिए, फिर मिलेगा आपको +7, और 7 के साथ क्या मिलेगा? 3 × 1 दैट्स 3, और -2 - 1 -2 - 1 इज +2, और +2 का क्या हो जाएगा? -2। ये आपको मिल रहा है। अगर इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या मिलता है, और ध्यान से सुनते जाइए। 22 - 8 दैट्स कितना? दैट्स सर 22 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 20, और 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 14, तो 14 × 2 दैट्स 28, है ना। फिर क्या मिल रहा है यहाँ पर? ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, 33 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो आई थिंक -25, क्या आपको नजर आ रहा है? 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 30, 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 25, -25 × 3, तो कितना आ जा रहा है सर? ये आ जा रहा है -75, है ना। प्लस ऑफ कोर्स ये कितना है? 3 × 2 3 - 2 1, एंड 1 + 7 इज 1 × 7 इज 7। और जितना मैं देख पा रहा हूँ कोई ना कोई वैल्यू आएगी, बट ये 0 तो नहीं बन रहा है। क्या आपको समझ आ रहा है? ये 0 तो नहीं है। और अभी जस्ट हमने प्रिडिक्ट किया कि सर अगर आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स, अगर आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स 0 नहीं है तो कितने
कितने सोल्यूशन होंगे सर? इसके ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे। इसके जो सोल्यूशन होंगे वो कैसे सोल्यूशन होंगे? ट्रिवियल सोल्यूशन। आई होप ना सिर्फ आप वर्ड्स को समझ रहे हो बट ये पॉइंट समझ पा रहे हो कि ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या है। मतलब या तो आप इसे कहते हो ट्रिवियल सोल्यूशन या फिर आप इसे कहते हो जीरो सोल्यूशन। इसका सीधा सीधा सा तात्पर्य यह है कि आपको x, y और z की वैल्यू सिर्फ 0 0 0 ही रखनी पड़ेगी। यहाँ भी और यहाँ भी बस वही वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अगर ये बातें समझ आ रही, मान लो अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आया होता तो आप कहते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। फिर x, y, z की कई सारी वैल्यूज उससे सेटिस्फाई कर रही होती, नॉन जीरो वैल्यूज भी। क्या आप ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो? आई होप बड़ी सॉर्टेड सी सुलझी हुई सी बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अगर ये पॉइंट समझ आया तो थोड़ा और हम आगे प्रोसीड करेंगे, कुछ और पॉइंट्स हम एक्सप्लोर करेंगे। इस क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहे हैं? डज द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन पजेस अ कॉमन नॉन जीरो सोल्यूशन। आई होप आपको पॉइंट समझ आ रहा है। तो ये 0 0 0 दिख रहा है, हमें सीधी सी बात पता है सर। 0 0 0 दिखते ही हम क्या कंक्लूड करते हैं? हम कहते हैं कि ये कैसा सेट ऑफ इक्वेशन है सर? ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का सेट है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो सर जब भी ऐसा कुछ दिखे, हमारा तो थॉट ये है इन कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। इन कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। तो कोफिशिएंट्स क्या क्या दिए सर? पहले रो में दिया है 1 2 3, दूसरी रो में दिया हुआ है 3 4 4, है ना, और थर्ड रो में दिया है 7 10 एंड 12। थर्ड रो में दिया है 7 10 एंड आई थिंक 12। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ सर? ये हमारा हुआ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या है बात? कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट ही कह देते हैं क्योंकि हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? अब अगर मैंने इसे इवैल्यूएट करना शुरू किया तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ही, फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही एक्सपांड कर देते हैं। सुनते जाइए ध्यान से स्टूडेंट्स। 1, तो जैसे ही लिखा 1, तो 1 के लिए क्या बच जा रहा है? 12 का 4 टाइम्स। 12 का 4 टाइम्स कितना? अगर ये ना भी करें तो ध्यान से सुनना, 12 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 4, 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 इज 2, है ना। तो 2 इंटू 4 कितना? 8। तो ये आपको देगा 8। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मैं कह रहा हूँ 12 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 4, 4 कॉमन आ गया तो 12 माइनस 10 2, तो 2 इंटू 4 8, है ना। फिर लिखेंगे माइनस 2। यहाँ पे हमने 1 लिखा था बट 1 इंटू 8 डज नॉट मेक एनी सेंस, इसलिए लिखा माइनस 2। अब 2 के लिए क्या? बहुत ध्यान सुनेगा, 12 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 4। तो 12 इंटू 3 कितना होता है? 36। 7 इंटू 4 कितना होता है? 28। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मैं थोड़ा डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ। 12 इंटू 3 36, 7 इंटू 4 28। 36 में से अगर 28 सब्ट्रैक्ट किया, आई होप आप देख पा रहे हो, 36 में से अगर 28 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना दिख जाएगा? 8। आई होप आपको दिख रहा है। सो कितना दिख जा रहा है? ये दिख जा रहा है मुझे 8, तो ये हो जा रहा है 2 इंटू 8। फिर क्या? प्लस, फिर क्या दिखेगा? प्लस 3। अब 3 के लिए अगर देखा तो फिर से ध्यान से दिखेगा, 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 कितना होता है सर? 10 इंटू 3 होता है 30, 7 इंटू 4 होता है 2, रियली सॉरी, 7 इंटू 4 होता है 28। सो मतलब मैंने वो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, आप बात समझ पा रहे हो। सो 10 इंटू 3 30, 7 इंटू 4 28, 30 माइनस 28 इज 2। तो ये कितना हो जाने वाला है सर? ये हो जाने वाला है 2। बस आप इससे जल्दी से एवेलुएट करिए और मुझे बताइए कि इसके कितने सोल्यूशंस निकलेंगे। नॉन जीरो, जीरो, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, आप जो भी कहना चाहें जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स अब आप खुद बता पा रहे हो कि एक्जैक्टली हो क्या रहा है। मेरे ख्याल से आपको नजर आ रहा है कितना है स्टूडेंट्स। अगर मैं वैल्यूज निकालूं यहाँ पर तो क्या दिख रही हैं? और ध्यान से देखिएगा 8, है ना। 8 इंटू 2 16, 3 इंटू 2 6। बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्लियर सी बात है। माइनस 16 प्लस 6 इज माइनस, फिर से देख लेते हैं, माइनस 16 प्लस 6 इज माइनस 10 और 8 माइनस 10 इज माइनस 2। तो अगर ये माइनस 2 है तो सर ये क्लियरली जीरो के इक्वल नहीं है। और आप फिर से बात याद कर लीजिए, अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो इसके कैसे सोल्यूशन है? इसके ट्रिवियल सोल्यूशन, इसके जीरो सोल्यूशन है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस इक्वेशन में 0 0 0 0 0 रखने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं अगर आप इन तीनों को सेटिस्फाई करवाना चाहते हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसके कैसे सोल्यूशन है? इसके जीरो सोल्यूशन है। तो क्या हम इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन निकाल पाए? नहीं। तो मेरा आंसर क्या होगा? नो। क्या आपको बात समझ आई? एक आसान सा क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। अगर हम अब आगे बढ़ें तो कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, जिसके बारे में अब हमने डिटेल में बात कर ली है। मेरे ख्याल से इन सारे पॉइंट्स पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ सारी बातें। हमारे पास सबसे पहले तो क्या मिला था? अगर कंक्लूजन करें तो Ax इज इक्वल्स टू O, मतलब ए आपका है क्या? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x आपका वेरिएबल और O आपका नल यानी जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि राइट हैंड साइड पर जीरो होता है तभी जाकर वो क्या बन पाती है? तभी जाकर वो आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन पाता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो हमको पता है सर n लीनियर इक्वेशंस होती हैं, n अननोन्स होते हैं, मतलब n नंबर ऑफ इक्वेशंस होती हैं और एनी नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अगर a आपका नॉन सिंगुलर है, पहला कंक्लूजन नॉन सिंगुलर, क्या आप मुझे बता सकते हो नॉन सिंगुलर? सर एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसकी वैल्यू जीरो नहीं हो, क्योंकि जीरो हो तो सिंगुलर होता है। अगर a नॉन सिंगुलर है तो हम क्या कहते हैं? इस इक्वेशन में कैसा सोल्यूशन होगा? इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी इसका हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। याद आ रहा है स्टूडेंट? 0 0 0 ही उसका
सोल्यूशन होगा जो आप जीरो सोल्यूशन कहते हो। लेकिन सर अगर ए सिंगुलर हुआ, अगर ए सिंगुलर हो गया, अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया, याद आ रहा है स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं जो आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उसके ट्रिवियल सॉल्यूशंस, उसके कैसे सॉल्यूशंस होंगे, उसके ट्रिवियल सॉरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे। यही बात मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, यही बात को उसने घुमा फिरा कर कहा है। ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है इसे हम नॉन सिंगुलर कहते हैं, और ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ रहा है इसे ही आप सिंगुलर कहते हो। क्या आपको ये बात याद है? आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और जब भी ये सिंगुलर होगा तो कैसे सोल्यूशन, इनफाइनाइटली, और जब ये नॉन जीरो होगा तो जीरो सोल्यूशन, यानी वही यूनिक सोल्यूशन, जीरो जीरो जीरो, बस उसके अलावा और कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं, तो वही क्या होगा आपका एक यूनिक सोल्यूशन। क्या बातें याद रहेंगी? आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर थोड़ी और क्लैरिटी के साथ मैं आपको समझाना चाहूँ तो याद करिएगा, आपके पास हमेशा ए एक्स इज इक्वल्स टू ओ, ये आपका लीनियर इक्वेशंस ऑफ होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन दिखेगा। अब इसमें हमने दो बातें निकाली सर, अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, जीरो के, यानी कि क्या आप कहते हो कि इसी केस को आप क्या कहते हो, इसी बात को आपका कहने का तरीका होता है कि ए कैसा है सर, ए जो है वो अगर एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, यही बात को कहने का तरीका। तो आप कंक्लूड करते हो सर, तो आप कंक्लूड करते हो दो बातें सर, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल आ गया तो इसके कैसे सोल्यूशन होंगे, इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे। नॉन ट्रिवियल मतलब आप इसी बात को क्या कहते हो, आप इसी बात को कहते हो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। क्या आपको बात समझ आ रही है सर? इसके अलावा दूसरा केस क्या होता है, इसके अलावा दूसरा केस भी हमने पढ़ा है सर, जो कोफिशिएंट्स का हमने डिटर्मिनेंट निकाला अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आया, यानी कि इसी बात को कहने का एक और तरीका कि सर आपका ए क्या हो, ए आपका कैसा मैट्रिक्स हो सर, अगर आपका ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो आप क्या कहोगे, इसके कैसे सोल्यूशन होंगे सर, इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसा? वो एक ही सोल्यूशन होगा। कौन सा? जीरो सोल्यूशन। कि इसका एक ही सोल्यूशन होगा जिसे आप कहते हो जीरो सोल्यूशन, या फिर आप उसे क्या कहते हो, उसे आप कहते हो यूनिक सोल्यूशन, या फिर उसे आप एक और बात कहते बुलाते हो, वो क्या कहते हो स्टूडेंट्स, उसको कहने का एक और तरीका, अगर यहाँ इसे कहा था नॉन ट्रिवियल तो आप इसे कहते हो ट्रिवियल सोल्यूशन। ये बातें आई होप आपको याद रहेंगी, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये टर्म्स याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं पे घुमा फिरा के बातें आती है। तो जब भी होमोजीनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाए, होमोजीनियस आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या, आपको राइट हैंड साइड पर जो कांस्टेंट बनेगा, जो सारी वैल्यूज होंगी एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट्स वो जीरो होंगे। अच्छा, इसको देख के ऐसे मत सोचना, जनरली कुछ बच्चे यहाँ पर डेढ़ अक्कल लगाते हैं। डेढ़ अक्कल कैसे लगाते हैं सर, ये देखो आपको होमोजीनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम बताते हैं कैसे, वो लिख देंगे 2x + 3y - 2 = 0। फिर वो इधर लिख देंगे क्या, इधर लिख देंगे जैसे 7x + 8y - 7 = 0। और वो कहेंगे देखो सर ये 0 0 लिखे हुए हैं, कांस्टेंट 0 0 लिखे हुए हैं। आप बेवकूफ़ है अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं अब इस स्टेज पर आकर। क्यों? क्योंकि सर ये 0 0 इधर नहीं लिखा है, ये -2 और -7 को भी तो आप शिफ्ट करोगे, और जैसे ही आपने -2 और -7 को शिफ्ट किया तो आपके जो कांस्टेंट हैं वो कांस्टेंट 0 नहीं है, वो 2 और 7 है, और दोनों ही नॉन जीरो हैं। दोनों अगर जीरो होते तो मैं कहता होमोजीनियस, ये होमोजीनियस नहीं है। फिर ये क्या है, फिर ये है नॉन होमोजीनियस। अब बात करेंगे हम नॉन होमोजीनियस के बारे में। क्या होमोजीनियस वाला पार्ट क्लियर हुआ? तो कोई भी स्टूडेंट इसको शिफ्ट करके राइट हैंड साइड पर 0 0 लिखकर ये नहीं कहेगा कि सर देखो ये होमोजीनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। नहीं, कांस्टेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, कांस्टेंट टर्म्स हैं ये, वेरिएबल्स के साथ हैं, अननोन के साथ हैं, ये कांस्टेंट टर्म्स है ना, तो ये जीरो नहीं है, सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। मतलब सर अगर यहाँ जीरो होता तो, मतलब सर अगर यहाँ जीरो होता तो भी ये होमोजीनियस नहीं है। दोनों जीरो है क्या? नहीं है, तो भी ये अभी भी नॉन होमोजीनियस ही है। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। ये आपका होमोजीनियस नहीं है, इसे हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है? और अगर ये बात डाइजेस्ट हो रही है तो अब हम शिफ्ट करते हैं एक और क्वेश्चन के थ्रू और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने को लेकर। जैसे यहाँ पर वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये नॉन जीरो सोल्यूशन पोजेस्ट करके है। अब नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब कैसा? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आई होप आपको याद आ रहा है। नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब क्या? जीरो सोल्यूशन क्या होता है? जीरो सोल्यूशन होता है सर कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 0 ही से सेटिस्फाई कर रही हो। बट वो कह रहा है नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए हमने दो बातें सीखी हैं सर, उसको आप या तो कह सकते हो नॉन ट्रिवियल, या फिर आपने उसमें कहने का सीखा है, तरीका सीखा है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और ये कब होता है सर? इसको हमने कंक्लूड किया, ये तब होता है जब आपका जो कांस्टेंट, जो आपका कोफिशिएंट, आई होप आपको दिख रहा है होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्यों? क्योंकि तीनों कांस्टेंट वैल्यू के हैं 0 0 0। तो पहली बात तो ये कैसी है? ये आपकी होमोजीनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें हम बस ये देखते हैं हमारा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होना चाहिए? वो जीरो नहीं होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वो मेरे ख्याल से जीरो होना चाहिए, मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, हाँ वो जीरो होना चाहिए, नहीं तो जीरो सोल्यूशन में होगा, है ना। जीरो सोल्यूशन कब होगा? जब वो
जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी आपका ए जो है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर। बस यही बात आप याद रखिएगा, ए जो है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यानी बेसिकली क्या करना है, यानी बेसिकली आपको ये कर लेना है, अगर जब भी बात आए, गांठ बांध के बात याद रखना स्टूडेंट्स, कि कभी भी बात आए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन या नॉन जीरो सोल्यूशन, ट्रिवियल को आप जीरो से रिलेट करके रख सकते हो, यानी आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो यानी मैट्रिक्स ऑफ ए को सिंगुलर दिखाना है। इससे क्या फायदा होगा, कांस्टेंट आपके जो कोफिशिएंट्स हैं, आपके कोफिशिएंट्स ढूंढिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है सर, अगर कोफिशिएंट्स देखें तो कोफिशिएंट्स क्या क्या दिख रहे हैं सर, पहली लाइन में देखें तो 4k2, पहली लाइन में अगर देखें तो 4k2 सर, दूसरी लाइन में अगर देखें तो क्या दिख रहा है, k41, आई होप आपको दिख रहा है k41। मैं कोफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो k41, यहाँ पे 221, तो अगली लाइन में 221, तो इसका जो आपका डिटर्मिनेंट है ये क्या होना चाहिए, जीरो फॉर अ नॉन जीरो, फॉर अ नॉन ट्रिवियल, फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशंस। क्या आपको तीनों बातें समझ आ रही हैं? तो ये सिंगुलर होना ज़रूरी है या फिर इसका डिटर्मिनेंट जीरो होना ज़रूरी है। अगर इस बेसिस पे देखें सर, फर्स्ट रो के अलॉन्ग के एक्सपांड कर लेते हैं, सीधा सीधा दिख रहा है, तो पहले लिखेंगे 4, पहले लिखा 4, फिर क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, 4 - 2, आई होप आपको दिख रहा है, तो ये कितना दिख रहा है, 2, 4 × 2 ऑफ कोर्स, माइनस क्या लिखेंगे k। अब k के लिए क्या लिखेंगे, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, बिल्कुल नहीं है ना, 4 - 2 बिल्कुल सही। k के लिए क्या लिखेंगे, k - 2, क्या आपको बात समझ आ रही है, k के लिए हम लिखेंगे k - 2। आई होप ये भी बात आसानी से समझ आ रही है, क्या लिखा k - 2, लेकिन k कैसे लिखेंगे, माइनस, आई होप ये बात आपको पता है ना। फिर क्या लिखेंगे सर, +2, फिर लिखेंगे +2, लेकिन 2 के लिए क्या लिखेंगे, 2k - 8, आई होप आपको समझ आ रहा है, 2 के लिए क्या लिखेंगे, 2k - 8, सो दिस विल बी 2k - 8, और ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा सर, एक्सप्रेशन होगा 0 के इक्वल। बड़ी सिंपल सी सुलझी हुई सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो बहुत सीधी सी बात है सर, जैसे अगर यहाँ पर देखा तो 4 × 2 8, ये क्या दिख रहा है, -k², ये क्या दिख रहा है, +2k। आई होप ये बातें समझ आ रही हैं। 2 × 2 ये कितना दिख जा रहा है सर, ये दिख रहा है 4k, और -8 × 2 यानी कितना दिख रहा है, -16 = 0। आई होप हमने सब कुछ सही किया, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक चीज़ें सही हैं। अब अगर इस इक्वेशन को मैं लिखना चाहूँ इन अ मोर सिंप्लीफाइड मैनर, तो मुझे क्या क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, हम सारी चीज़ें इस तरफ शिफ्ट करते हैं थोड़ा ऐड करके। तो पहले तो यहीं ऐड कर लेते हैं, तो क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है -k², 2k + 4k कितना दिख रहा है सर, ये दिख रहा है 6k, और -16 + 8 कितना दिख रहा है, -8 = 0। क्या बात आपको समझ आई सर? नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा हमें सॉल्व करने में लगता है। तो क्या करा, नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो हमें क्या इक्वेशन दिखेगी, इस पर बात कर लेते हैं। नेगेटिव साइन जैसे ही आपने कॉमन लिया तो ये दिखेगा k² - 6k + 8, है ना। तो ये क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, k² - 6k + 8। अब चाहो तो इसे सॉल्व कर लो, या फिर अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शंस की हेल्प ले लो ना। ऑप्शंस, अच्छा बाय द वे नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ k पूछा है उसने, एक्चुअली आपसे ये नहीं बोला है, ये IIT JEE मेंस 2011 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, है ना। आपसे एक्चुअली ये नहीं बोला है उसने कि k की क्या क्या वैल्यूज़ आपको पता करनी है, वो पूछ रहा है कितनी वैल्यूज़ हैं। तो पहली बात तो क्वाड्रेटिक देख के नज़र आ रहा है कि सर क्वाड्रेटिक के कारण मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि 2 वैल्यूज़ निकल सकती हैं, बट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 हुआ तो एक ही वैल्यू होगी, और लेस देन 0 हुआ तो चांस ही नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूँ इतना घुमा फिरा के करने के बजाय, मान लो सर आपसे वैल्यू ही पूछी होती तो आप क्या करते हैं। मेरा कहना है सर प्रोडक्ट चाहिए +8 और सम चाहिए -6, तो मैं कहूँगा -4k और -2k में क्या बुराई है। मेरे ख्याल से आई थिंक ये बहुत सॉर्टेड सी बात है। तो अगर आप यहाँ से इसे फैक्टराइज करें तो बहुत ध्यान सुनिएगा सर, एक फैक्टर बनेगा k - 4, क्या आपको दिख रहा है, और जब फैक्टर बनेगा k - 4 तो यहाँ से आप क्या लेंगे, k कॉमन, और अगर यहाँ भी k - 4 बनाना है तो यहाँ से आप क्या लेंगे, -2 कॉमन। तो k की क्या क्या वैल्यू आएंगी सर, k की 2 वैल्यू आएंगी 2, 4। अगर k की 2 वैल्यूज़ आई हैं 2, 4, तो आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, आप मार्क करेंगे ऑप्शन ए कि सर k की 2 वैल्यूज़ हैं, या तो आप 2 रख दो या 4 रख दो, आपके इस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन या नॉन जीरो सोल्यूशंस बेशक निकल के आएंगे। क्या आप बात समझ पा रहे हो? मतलब सिर्फ 0, 0, 0 ही सोल्यूशन नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे सोल्यूशन होंगे। आई होप ना सिर्फ ये टर्म्स बल्कि ये कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर पा रहे हो, वो मीनिंग डेवलप कर पा रहे हो कि एग्जैक्टली नॉन होमोजीनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस में चीज़ें होती क्या हैं, उन टर्म्स का मतलब क्या होता है। अगर ये बात समझ आई तो आई थिंक हम अब थोड़ा आगे प्रोसीड कर सकते हैं। थोड़ा आगे प्रोसीड करके अब हमें क्या मिलता है सर, हमें मिलता है नॉन होमोजीनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर वो बात आती है सर, यहाँ पे कौन सी बात आती है, जो आपका भी कांस्टेंट मैट्रिक्स आ रहा था, जो सारे 0, 0, 0, 0 था, यानी नल मैट्रिक्स था, जीरो मैट्रिक्स था, अब उसकी जगह एक भी वैल्यू नॉन जीरो रही तो आपका नॉन होमोजीनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यानी मान लो अगर ऐसा रिलेशन लिखा हुआ है 2x + 3y = लेट्स से 5, है ना।
और यहाँ पे लिखा है जैसे 7x माइनस 11y इज इक्वल टू 8। तो अगर आप दोनों को देखो तो दोनों ही जीरो नहीं है। दोनों जीरो होते तो मैं कहता होमोजीनियस। अगर दोनों ही जीरो नहीं है तो मैं इसे क्या कहूँगा, मैं इसे कहूँगा नॉन होमोजीनियस। क्या ये बात आपको समझ आई स्टूडेंट्स? और अगर ये नॉन होमोजीनियस है तो क्या यहाँ पर भी वैसे ही सोचा जा सकता है? काफ़ी हद तक वैसे ही। पहले तो मैट्रिक्स की हम हेल्प लेंगे, कैसे सुनिएगा बहुत ध्यान से। वही बात स्टूडेंट्स वापस, पहले आप क्या ले लीजिए, पहले आप कोफिशिएंट ले लीजिए। तो कोफिशिएंट्स कौन कौन है? 2, 3 और इधर कौन कौन है? 7 और -11। तो आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिया। अब आपका वेरिएबल अननोन वाला मैट्रिक्स बना लीजिए जो कि कौन है? x और y। तो ये आपका एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है और बस इन दोनों का प्रोडक्ट देखो ना आप, 2 3xy तो 2x + 3y और 7 - 11xy यानी 7x - 11y। तो ये बन जा रहा है। अब इस तरफ क्या चाहिए? ये किसके इक्वल होना चाहिए? सर ये इक्वल होना चाहिए 5, 8 के, यानी 5 और 8 के। तो बेशक ये आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, यही सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। वही बात स्टूडेंट्स, सेम बात। पर इस बार क्या करना होगा, इस बार कैसे सोचा जा सकता है, उस पर बात करते हैं। क्या एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊं कि मैंने बड़ी सिंपल सी बात आपसे की है सर, मैंने बड़ी सिंपल सी साधारण सी बात आपसे ये की है कि हम क्या लिख पा रहे थे? हम लिख पा रहे थे ax = b। यहाँ पे क्या क्या है सर? ax = b। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो a क्या है सर? a है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या आपको ये बात याद आ रही है? याद है स्टूडेंट्स? a आपका जो है वो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। सर अगर x की बात करें तो x क्या होता है सर? x होता है वेरिएबल मैट्रिक्स। आई होप ये भी बातें आपको याद है। x जो होता है वो होता है वेरिएबल मैट्रिक्स। और b क्या होता है सर? b होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स। आई होप ये सारी बातें आपको याद हैं, आप भूल नहीं रहे हो। मैं इन सारी बातों में सबसे ज़रूरी बात जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि क्या आप मुझे बता सकते हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि सर अगर ये वेरिएबल मैट्रिक्स की वैल्यू पता करनी है, बहुत ध्यान से सुनना, तो क्या दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड से मैं a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? अगर दोनों तरफ इक्वेशन में दोनों तरफ a इन्वर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन किया, अगर a इन्वर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन किया तो ये क्या हो जाएगा? a इन्वर्स a x और इस तरफ क्या आ जाएगा? a इन्वर्स b। ऐसा क्यों किया आप अभी रियलाइज करेंगे स्टूडेंट्स। a इन्वर्स और a का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है सर? ये हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जैसे ही बनता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू x। और a इन्वर्स एग्जैक्टली क्या होता है सर? हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है सर? मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। रियली सॉरी मैंने x लिख दिया, पता नहीं क्यों। ये होगा उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। क्या आपको ये बातें याद है? मतलब सर Ix विल बी, a इन्वर्स क्या हो जाएगा सर? a इन्वर्स होगा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। और ये ऑलरेडी आपका क्या दिख रहा है? मैट्रिक्स b। तो इन दोनों का तो आप प्रोडक्ट लेंगे ऑफ कोर्स। एक और छोटी सी बात, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मिल जाता है। मतलब ये है आपका x और इस तरफ क्या दिख रहा है आपको? एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ऑफ कोर्स b। तो अगर आप एडजॉइंट ऑफ a से डिटर्मिनेंट ऑफ b को मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट ऑफ a से मैट्रिक्स b को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर दें तो आपका वेरिएबल मैट्रिक्स आ जाएगा। और वेरिएबल मैट्रिक्स ही तो क्या है? वो वैल्यूज जो फिगर आउट करनी है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मेरी बात बड़ी सुलझी हुई थी स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको वापस याद दिलाऊं तो याद करो स्टूडेंट्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। सुनिए, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है क्या? 2x + 3y - 7z है ना, इज इक्वल टू लेट्स से 3। इधर लिखा है लेट्स से 6x + 11y + 8z इज इक्वल टू लेट्स से -4। और इधर लिखा हुआ है लेट्स से 7x है ना + 11y - 12z इज इक्वल टू -7, या लेट्स से +7, कुछ भी लिखा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, +7 लिखा हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो ये, क्या आप इसको ax = b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? अच्छा वहाँ पे क्या था? ओ, मैंने ओ तो नहीं लिखा है ना, हाँ b ही लिखा है ना। तो क्या हम इसे ax + b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर हम करना चाहें तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, ये जो मैट्रिक्स होगा ये कौन सा होगा? a मैट्रिक्स कौन सा होगा आपका? ये कोफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स। तो वो क्या हो जाने वाला है? 2 3 -7। इधर क्या दिखेगा? 6 - 11 और 8, 6 - 11 और 8। और इधर से क्या दिखेगा? 7 11 एंड ऑफ कोर्स -12। अगर इसमें मैं अननोन हमारे मल्टीप्लाई करूँ, अननोन कौन कौन है स्टूडेंट्स? x, y और z। तो मुझे क्या मिलता है सर? मुझे कांस्टेंट मैट्रिक्स। इस बार कांस्टेंट मैट्रिक्स 0 0 0 नहीं होगा क्योंकि होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस है। तो कांस्टेंट क्या होगा सर? ये होगा 3 -4 और 7। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कर दूँ, प्री मल्टीप्लिकेशन, तो मुझे क्या मिलेगा वो सोच के देखो। सर इसी मैट्रिक्स के इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ बन जाएगा आइडेंटिटी। तो यहाँ मिलेगा आइडेंटिटी इनटू दिस, तो आइडेंटिटी इनटू दिस विल गिव यू दिस। सो दिस x y z विल बी इक्वल टू, सुनिएगा बहुत ध्यान से, दिस x y z विल बी इक्वल टू, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स जो भी होगा, इस वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स। पहले आप बात समझ पा रहे हो? इस वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स, तो यहाँ पे तो क्या मिलेगा? उस वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स, ऑफ कोर्स वो हम लिख लेंगे है ना। एंड इनटू क्या? इनटू वो आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो भी आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है। कांस्टेंट क्या? 3 - 4 7। तो ये क्या होगा? 3 - 4 7। और ये ऑफ कोर्स इन्वर्स भी क्या होगा? 3/3 का। मतलब ये बेसिकली क्या है? ये आपका है
इनवर्स ऑफ द कौन सा मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, इनवर्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं भी तो आपको सिर्फ अप्रोच समझाना चाह रहा हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को वर्कआउट करने के लिए और क्या क्या बातें कंसिडरेशन में रखना ज़रूरी है। तो ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगेन आप रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखिए 3 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 1 है, तो 3 मैच हो जा रहा है, तो जो रिजल्ट होगा वो 3 क्रॉस 1 का होगा। 3 क्रॉस 1 का जब रिजल्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा सर? लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपका क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, लेकिन राइट हैंड साइड पर क्या है सर? राइट हैंड साइड पर है आपका फाइनली प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस ऑर्डर का है? 3 क्रॉस 1 का। और यहाँ पर आपको मिलेंगी अल्टीमेटली 3 वैल्यूज़, यहाँ पर आपको मिलेंगी अल्टीमेटली 3 वैल्यूज़। और अगर दो मैट्राइसेस इक्वल हैं, अगर दो मैट्राइसेस इक्वल हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ एक्स इसके इक्वल, वाई इसके इक्वल और जेड इसके इक्वल होगा। तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इस मेथड से आप डायरेक्टली सोल्यूशन निकाल पाओगे, बहुत डायरेक्ट से मेहनत। बट ट्रिकी पार्ट बस ये, थोड़ी सी मेहनत यहाँ लगेगी कि इस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। तो वहाँ पे या तो आप एलिमेंट्री मेथड यूज़ कर लो, या मैं कह रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूज़ कर लो, वो ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा सही है, क्योंकि उससे बहुत सारी बातें बनेंगी। तो मैं फाइनली कंक्लूड कर रहा हूँ एक ज़रूरी सी बात ये कि अगर आपको एक रिलेशन ऐसा बन जाता है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये किस तरह का रिलेशन है? आपका नॉन होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशन है। तो हम कहते हैं सर एक्स जो होता है वो होता है ए इनवर्स बी, या फिर आप एक्स को जो कहते हो वो कहते हो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी। अब अगर इस एक्सप्रेशन पे मैं इतनी बार बात कर रहा हूँ तो इस एक्सप्रेशन को इतनी बार मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ? इस एक्सप्रेशन पे इतनी बार हमने इसलिए बात की स्टूडेंट्स क्योंकि इस पे बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। आई होप अभी पहले तो नॉन होमोजीनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कंसेप्ट समझ आ रहा है। अगर ये कंसेप्ट समझ आ रहा है, इस पर कैसे चीज़ें करनी है और इस पर ये क्यों बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, उस बारे में हम बात करेंगे। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही, वही सारी बातें बट वेरिएबल फॉर्म में लिखी हुई हैं। मेरे ख्याल से अगर आप खुद देखें तो इन्हें समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा बातें नहीं। यहाँ पर मैंने नंबर्स लेकर लिखा था, यहाँ पे वेरिएबल्स लेकर आपको बातें एक्सप्लेन की जा रही हैं, है ना। अगर अब हम आगे बढ़ें तो बहुत ज़रूरी बात ही निकल कर आती है, बहुत ही क्रूशियल सी बात स्टूडेंट, जिसे आपको ध्यान में रखना है। क्या? बहुत ध्यान से सुनिए कि आपका व्हेन दी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज वन और मोर सॉल्यूशंस द इक्वेशंस आर सेड टू बी कंसिस्टेंट, अदरवाइज दे आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। अब दो बातें, अब हम किसका कैटेगराइजेशन करेंगे? अब हम करेंगे नॉन होमोजीनियस, है ना, नॉन होमोजीनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कैटेगराइजेशन करेंगे। तो ये भी स्टूडेंट्स दो कैटेगरी में डाली जाती हैं। दो कैटेगरी कौन कौन सी? इन्हें या तो आप कहते हो कंसिस्टेंट, या फिर आप इन्हें कहते हो इनकंसिस्टेंट। क्या आपको बात समझ आई? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, या तो आप कहते हो कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। उन्होंने कंसिस्टेंट कब कहा? फिर से पढ़िए, जब इसके कितने सोल्यूशंस हो, या तो एक यानी यूनिक सोल्यूशन हो या एक से ज़्यादा सोल्यूशंस हो, तो इन्हें क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। मतलब कंसिस्टेंट किन दो बातों के आधार पर कहोगे सर? या तो क्या हो, या तो एक यूनिक सोल्यूशन हो, या तो क्या हो स्टूडेंट्स यूनिक सोल्यूशन, या फिर मोर देन वन सोल्यूशन। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? या फिर मोर देन वन सोल्यूशन, पर सॉल्यूशंस तो हैं एटलीस्ट। क्या आपको ये बात समझ आई? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसने इनकंसिस्टेंट कब कहा? उसने इनकंसिस्टेंट जब कहा जब अदरवाइज दे आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। मतलब जनरली जो ये केस जब निकलेगा तब आपके पास क्या हो? जब आपके पास नो सोल्यूशन हो। मेरे ख्याल से जब आपके पास कोई भी सोल्यूशन निकल कर ना आ रहा हो तब आप कहेंगे इसे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। ये कैसी दिखेंगी, कैसी लगेंगी, इस पर भी हम बात करेंगे। ये कैसी दिखेंगी, ये कैसे निकलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। बट मेरे ख्याल से ये क्लासिफिकेशन आपको समझ आ रहा है। आई होप अब अगर हम आगे बढ़ें तो ये बात आपको समझ आई। ये पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कंसिस्टेंट कब होती हैं और इनकंसिस्टेंट कब होती हैं। फिर से सुन लीजिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ वन और मोर सोल्यूशन, तो वो क्या है? उन्हें कंसिस्टेंट कहा जाता है। इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ। और अगर कोई और केस है तो उस केस में हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्या इतना समझ आया स्टूडेंट्स? दूसरी बात, इफ b इज नॉट इक्वल टू 0 द सिस्टम इज सेड टू बी नॉन होमोजीनियस। b मतलब क्या स्टूडेंट्स? याद करो, यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ सर। अगर b 0 हो गया मतलब b नल मैट्रिक्स हो गया, तो फिर क्या बन गया? ax इज इक्वल टू b क्या है? 0, मतलब ax इज इक्वल टू 0, और तो फिर तो वापस क्या बन जाएगा? वो होमोजीनियस। तो ये बात समझ आ रही है। तो कंस्ट्रेंट यही है कि आपका पूरा का पूरा राइट हैंड साइड जो होता है, जो कांस्टेंट आप जनरली कहते हो, तो वो सारे 0 नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा। जो आपका b मैट्रिक्स है वो पूरा का पूरा 0 नहीं होना चाहिए, वो नॉन 0 ही होना चाहिए। अब बहुत ज़रूरी बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसे याद रखिएगा। पहली बात तो
आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ए मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी जाकर तो आप इससे डिवाइड करोगे। क्योंकि अगर आपको चाहिए एक्स की वैल्यू जिसे आप कंक्लूड करके कह रहे हो एक्स इनवर्स बी, याद आ रहा है स्टूडेंट्स, हमने एक्सप्लोर किया, तो आप कहना क्या चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि ए इनवर्स जो है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होना हम एनीवे जीरो होना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो जीरो हुआ तो फिर पूरी गड़बड़ वहीं से आ जाएगी, क्योंकि आप जीरो से डिवाइड कैसे करोगे। प्रॉब्लम समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो बात वही है कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, एक और कंक्लूजन क्या कि अगर आप कहते हो सर, अगर आप कहना चाहते हो कि इसके यूनिक सोल्यूशन है, अगर आप कहना चाहते हो कि इसके यूनिक सोल्यूशन है, रिपीट माय स्टेटमेंट, तो आपको ये कहना होगा या ये ढूंढना होगा कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या नहीं है, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है। क्या आपको ये पॉइंट याद रहेगा? अगर बहुत डिफिकल्ट सी, बहुत ही कंफ्यूजिंग सी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद दूसरी ज़रूरी बात, क्या ये पहला कंक्लूजन समझ आया? आई होप ये याद रहेगा कि सर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तो आप सारे वेरिएबल्स की वैल्यू एक्स इनवर्स बी से निकालते हो, जिसके बारे में हमने एक हल्की फुल्की, एक सुपरफिशियल बात की है। और मैंने बड़ी सिंपल सी बात कहनी चाहिए कि अगर ऐसा हो तो आप कहते हो कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी एक्स वाई जेड की कोई ना कोई यूनिक वैल्यू होगी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अनडाउटेडली सेटिस्फाई कर रही होगी। क्या इतना समझ आया? इसके अलावा अगर हम थोड़ी बातें और करें तो बहुत ध्यान सुनिएगा। सर मान लो अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाता है, मान लो अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाता है, तो एक्चुअली आप क्या निकाल रहे हो? सर एक्स को हम क्या कहते हैं? हम एक्स को कहते हैं, मतलब बेसिक सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपने क्या किया? आपने कहा कि सर आपका x जो है वो है ए इनवर्स ऑफ b, यानी आपने कहा x जो है वो है एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, है ना, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ a को अगर मैं इधर ले आऊँ और x से मल्टीप्लाई करूँ तो इज इक्वस टू क्या आ जा रहा है? इज इक्वस टू आ जा रहा है एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। अब सर इस ऑब्जर्वेशन में अगर आप एक बात भूल रहे हो, आपने अभी बोला कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंगुलर है तो उस केस में आप ये निकाल पा रहे हो कि एडजॉइंटमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी जो है, एडजॉइंटमेंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो जीरो आ जा रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? जीरो। क्या है बात आप समझ पा रहे हो? मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, तो जीरो इंटू एनीथिंग विल गिव यू अ जीरो, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आ रहा है? जीरो। मतलब अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो आप कहते हो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो आ रहा है वो आपका जीरो आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में आप कहते हो, बहुत ध्यान सुना, in this case the system of equations will have infinite solutions। उस केस में आपके कैसे solutions होंगे? infinite solutions। so for infinitely many solutions the system of equations में हमें जो मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए? adjoint of a into b is equals to zero। adjoint of a into b is equals to zero। यानी अब दो केसेस जो निकल कर आते हैं वो क्या होते हैं? सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब मोर देन वन सोल्यूशन हो या फिर जब नो सोल्यूशन हो तो दो बातें होंगी। दो बातें क्या होंगी? सर पहली बात तो ये कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो जीरो होगा, इस केस में भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो जीरो होगा। बट एक बात समझो स्टूडेंट्स, एक बात प्रॉब्लम आप समझो, हमने क्या देखा? हमने देखा कि सर आप जो x को कह रहे हो वो कह रहे हो आप ए इनवर्स ऑफ b, यानी आप x को क्या कह रहे हो? आप x यानी वेरिएबल को आप कह रहे हो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब एक बात समझो स्टूडेंट्स, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, इसी बात में पूरा क्रक्स छुपा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब आप एक बात समझो स्टूडेंट्स, अब बहुत ज़रूरी बात समझो, दो बातें ये स्टूडेंट्स कि पहली बात तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो है जीरो। तो पहली बात ये कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हुआ तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जा रही है। तो उस केस में आप क्या कहते हो? आप कहते हो एडजॉइंट ऑफ ए जो है स्टूडेंट्स, जो आपका निकल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये जीरो होना तय है। जब ऐसा होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है, इसको जल्दी से देखिए स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए जो है अगर उसका प्रोडक्ट बी के साथ जो आपने निकाला अगर वो जीरो आ जा रहा है तो आप कहोगे इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। पर ये किस केस में? पहली बात ये कि ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट? कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होना चाहिए। दूसरा जरूरी पॉइंट ये स्टूडेंट सुनिएगा, अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आया बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सर अगर आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो नहीं आया तो ये तो इनकंसिस्टेंसी हो गई ना। इनकंसिस्टेंसी कैसी स्टूडेंट्स की? सर लेफ्ट हैंड साइड जीरो है लेकिन राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, तो ये तो मैथमेटिकली गलत हो गया ना। और अगर बात मैथमेटिकली गलत हो गई
अगर बात मैथमेटिकली गलत हो गई तो आप कहोगे ये एक इनकंसिस्टेंट केस है, मतलब इक्वेशन के नो सॉल्यूशंस होंगे। और ये अभी भी कंसिस्टेंट तो है, इक्वेशन कंसिस्टेंट इसलिए है क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0 चल रहा है, बट ये आप कहाँ शिफ्ट हो गए सर, अब आप शिफ्ट हो गए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पे। तो ये केस आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का, और ये केस आपका, ये केस जो आपका है ये कौन सा केस है स्टूडेंट्स, ये केस है आपका नो सॉल्यूशन का। पर पहली कंडीशन हमेशा ये रहेगी, पहले आप इसे वेरीफाई करेंगे, फिर ये आपकी सेकेंडरी कंडीशन, यहाँ भी आपकी ये पहली कंडीशन और ये आपकी सेकेंडरी कंडीशन। मतलब ओवरऑल इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। क्योंकि सर जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला तो या तो वो जीरो होगा या नहीं जीरो होगा। सर जैसे ही नॉट जीरो हुआ आप बिना सोचे समझे यूनिक सोल्यूशन कहकर आंसर निकाल कर अलग रख देना। बट जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हुआ, जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो हुआ, तो अब दो बातें निकल कर आएंगी। अभी भी हो सकता है कंसिस्टेंट सोल्यूशन हो, अब हो सकता है इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन हो। अगर कंसिस्टेंट सोल्यूशन हुआ तो डेफिनेटली इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। डेफिनेटली कैसे सोल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। क्या बात आपको समझ आ रही है? आई होप मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं आपको। और अगर कौन सी बात स्टूडेंट्स, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हुआ तो एक और केस बन सकता है कि शायद इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन यानी नो सोल्यूशन हो। इन दोनों बातों में क्या फर्क है, वो हेल्प कौन करेगा आपकी? वो हेल्प करेगा ये बात निकालने में कि अगर आपने अब जो निकाला है, अब अगर आपने एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए को अगर बी से मल्टीप्लाई किया और वो भी जीरो आ गया तो एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम, उस केस में आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट तो है लेकिन इनफाइनाइट सोल्यूशन कैरी कर रही है। लेकिन अगर गलती से सर आपका क्या आ गया, अगर एडजॉइंट ऑफ ए जो आपने निकाला और बी का जो प्रोडक्ट है वो जीरो नहीं आया तो गड़बड़ हो गई ना। एलएचएस जीरो है लेकिन राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। नॉन जीरो जीरो के इक्वल कैसे हो सकता है? मतलब कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ यही है कि कोई भी वैल्यू एक्स वाई जेड की उसको सेटिस्फाई नहीं करती, मतलब वो एक नो सोल्यूशन वाला केस है, वो एक इनकंसिस्टेंट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्न इस बात का है कि आपको ये ग्राफ समझ आना चाहिए, ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, इस पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि इसी से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसे एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करिए, फिर हम आगे डिटेल में प्रोसीड करेंगे। मतलब ये वो एरिया है जो वल्नरेबल जोन है, जहाँ स्टूडेंट जनरली गलती कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसी बात को एक और पर्सपेक्टिव से आपको समझाता हूँ, सुनिएगा। जैसे मान लो अगर हमने सबसे पहले इसे सॉल्व किया, हम किसे सॉल्व करना चाह रहे हैं? हम तो सर हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व करना चाह रहे हैं कि अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी है। आई होप ये बातें आपको पता है, कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट, है ना। तो हमने क्या सॉल्व किया? हमने फिगर आउट किया कि सर जो x आता है वो आपका आता है a इनवर्स b, जिसमें आप कहते हो कि x जो होता है वो जाता है आपका एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a। बस इसी बात को सोचने का आपने तरीका बोला कि सर पहली बात तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो जा रहा है वो डिनोमिनेटर में जा रहा है, पर हमने इसको ऐसे सोच लिया कि सर मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है इंटू x जो है वो किसके इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ a इंटू b के। तो पहला कंक्लूजन तो जैसे ही डिनोमिनेटर में गया, तो अगर मैं आपको फ्लो चार्ट समझाऊं, अगर मैं पूरा एरिया समझाने की कोशिश करूं कि चीज़ें कैसे हो रही होंगी, तो पहला ऑब्जर्वेशन जो सर क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो अगर जीरो नहीं है, अगर वो जीरो नहीं है तो हम बिना सोचे समझे कह देंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा है सर? एक कंसिस्टेंट है। और इसका कैसा सोल्यूशन है? इसका जो सोल्यूशन है वो यूनिक सोल्यूशन है। क्या ये बात आपको समझ आई? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मान लो सर अगर गड़बड़ ये हो गई होती कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आया होता, अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आया होता तो आपके दो केस निकल कर आते हैं स्टूडेंट्स। आपके उस केस में दो बातें निकल कर आती हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी जीरो आ जाता मान लो, और आपका ये जो एक्सप्रेशन है, देखो ये जीरो है तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, तो ये भी अगर जीरो आया होता, जीरो मतलब क्या? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी अगर जीरो आया होता, तो आप कहते कि इस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट तो है। बिल्कुल सर, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये भी कंसिस्टेंट तो है ना। लेकिन इस बार खुशी की बात यह है कि यूनिक सोल्यूशन के बजाय अब हमें मिलेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड की मल्टीपल वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो इस केस में आप कहोगे कि कैसे सोल्यूशन होंगे? आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। क्या बात समझ आ रही? मोर देन वन सोल्यूशन जिसे आप कहते हो। क्या इसमें कोई डाउट है? लेकिन जैसे ही सबसे खराब, सबसे गंदा, अजीब सा, वियर्ड सा केस निकल कर आया, कौन सा स्टूडेंट्स? ये वाला कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जीरो है, लेकिन उसके इक्वल जो पार्ट होता है आपका कौन सा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर ये जीरो नहीं हुआ तो इनकंसिस्टेंसी आ गई ना। एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं हुए, और एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं हुए तो आप क्या कहोगे? कंसिस्टेंट। लेकिन ये कैसा? ये होगा इनकंसिस्टेंट सिनेरियो, ये होगा आपका इनकंसिस्टेंट केस। पहली बात तो ये इनकंसिस्टेंट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस या इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है, और इसमें आपका जो नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे वो जीरो होंगे। मतलब आपका कैसा सोल्यूशन होगा? आपका होगा नो सोल्यूशन। क्या ये तीनों बातें समझ आई?
आई होप इसको आप इस तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकते हो या फिर इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो पहली स्टेप हमारी हमेशा क्या होगी सर, पहली स्टेप हमारी होगी कि हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। बस इन दो बातों के बेसिस पे हम सारी कहानी कंक्लूड कर पाएंगे। क्या अब किसी भी स्टेप में आई थिंक कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से। अगर ये बात समझ आई तो चीज़ें वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो भी सब हमने पढ़ा उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि फिर हम न्यूमेरिकल्स फिगर आउट कर पाएं। यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं स्टूडेंट्स, देख लो आप। एडजॉइंट ऑफ ए अगर बी के इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ बी अगर 0 के इक्वल है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, लेकिन एडजॉइंट ऑफ बी ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 के इक्वल नहीं है तो कैसे सोल्यूशन? नो सोल्यूशंस। कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स। और एक ज़रूरी बात, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो पता करना ही है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं होता तो यूनिक, बट अगर ये 0 के इक्वल है तो ये दो पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट या नो। क्या दोनों बातें याद रहेंगी? अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो एक क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स, इसको वर्कआउट करते हैं। वो कह रहा है शो दैट दिस इक्वेशन आर नॉट कंसिस्टेंट, इट इज़ इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट होने के लिए हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है पहले तो हमारा डिटर्मिनेंट हमारा ए। सर पहले तो ये पता कर लेते हैं। सोचते हैं स्टूडेंट्स क्या निकल कर आएगा। कौन हमें कॉन्स्टेंट्स की बात करनी है तो देखो ज़रा ऐसे, ये लिखा है 2x प्लस 6y। तो अगर मैं हमारे ए, जो हमारा ए डिटर्मिनेंट है, अगर उसकी मैं बात करूँ, आपको बात समझ आ रही है? अगर मैं ए डिटर्मिनेंट की बात करूं तो ये क्या आ जा रहा है 2, है ना। अगर मैं पूरा केस आपको लिख के बताऊं, अगर आपको इन केस कन्फ्यूजन है कि अभी भी आप नहीं विजुलाइज कर पा रहे हो, तो अगर मैं पूरा केस लिख कर आपको बताऊं तो पूरा केस क्या बन जा रहा है पहले वो समझिएगा स्टूडेंट्स। आप समझो इसको, ये लिखा है कितना? ये लिखा हुआ है 2, फिर लिखा है 6, z नहीं है तो z के लिए 0 लिख देंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स 6, फिर क्या लिखा है 20 और वहाँ पर z का क्या है -6। इस वाली इक्वेशन में आप देखें तो x नहीं है तो x के लिए क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स 0, y के लिए क्या लिख देंगे 6 और z के लिए क्या लिख देंगे -18। तो ये आपका क्या बन जा रहा है? ये आपका बन जा रहा है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या है बात आपको समझ आ रही है सर? कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ अगर हम बात करें तो आपका ये कौन सा है सर? यहाँ पर मैं लिखूंगा वेरिएबल मैट्रिक्स कौन कौन से, x, y और z। फिर इसके बाद क्या ज़रूरी बात? इसके बाद जो ज़रूरी बात वो ये कि आपके कांस्टेंट मैट्रिक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या बन रहा है सर? यहाँ पर बन रहा है -11। क्या आपको दिख रहा है -11? क्यों? क्योंकि 11 उस तरफ शिफ्ट होगा, राइट। इस तरफ देखा तो ये बन जा रहा है -3 और इस तरफ देखा तो ये बन जा रहा है -1। आई होप आप इसे 11, 3 और 1 नहीं लिख देंगे, आप इसे उस तरफ शिफ्ट करके देखेंगे। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इस रिप्रेजेंटेशन में मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपने चीज़ें कंपेयर करना जानी है, अगर आप जानते हो कंपेयर करना, तो हम कहते हैं इसे ए, इसे हम कहते हैं x और इसे हम लिखते हैं b। क्या आपको बातें याद है? तो सर हम क्या निकालते हैं? हमें पता करना है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो सारी कहानी में से सबसे ज़रूरी बात हमारी जो हमने सीखी है वो क्या? सबसे ज़रूरी बात हमने जो सीखी है कि हमें निकालना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले तो सर वो निकालना है, तो पहले तो निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जैसे ही निकालना चाहा तो हमें बेसिकली किसका डिटर्मिनेंट निकालना है? हमें बेसिकली इस ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। कोशिश करते हैं सर, अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना चाह रहे हैं तो जल्दी से निकालेंगे स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये पार्ट थोड़ा सा क्विकली विजुलाइज करना होगा, है ना, इसमें थोड़ी सी स्पीड को फास्टन अप करना होगा। तो क्या लिखा है 260, पहले तो सर लिखा हुआ है कितना 260, फिर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स अगर बात करें तो 620 - 6, तो ये लिखा है 620 - 6। आई होप ये बात आपको नज़र आ रही है। और फिर क्या लिखा है 0, 6 और -18। तो इस तरीके से आपका ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनता हुआ दिख रहा है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ आपका ये जो ये बनता हुआ दिख रहा है, अगर इस पर हम आगे बात करें तो इस पर आगे एक बात ज़रूरी नज़र आ रही है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें तो पहला दिख रहा है क्या 2, रो 1 के अलॉन्ग ही मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ तो पहले दिख रहा है 2। 2 के लिए क्या दिख रहा है सुनिएगा ध्यान से, 20 × -18। इसे मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि थोड़ा सा लेंदी जाने वाला है। 20 × -18 है ना, माइनस क्या है स्टूडेंट्स, -6 × 6 दैट्स +36। क्या इस बात में कोई कन्फ्यूजन है? आई होप कोई डाउट नहीं है। और फिर अगर 6 के अलॉन्ग किया, अगर हमने 6 के अलॉन्ग किया तो देखिएगा स्टूडेंट 6 के अलॉन्ग किया तो मतलब फर्स्ट रो के अलॉन्ग किया तो अब दिखेगा -6 इंटू क्या किया स्टूडेंट्स, -18 × 6। तो यहाँ पे क्या दिखेगा -18 × 6 और फिर क्या दिखेगा स्टूडेंट्स दिस इंटू 0, तो वो तो वही बच जाने वाला है, यही पूरा पार्ट। क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन है? बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिए। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 2 के लिए क्या दिखा 1820 और ये क्या दिखा 6 × 6। आई होप बात समझ आ रही है। फिर -6 क्योंकि 0 के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 6 के लिए देखा तो -6 के साथ क्या दिखा -18 × 6 और फिर वही 6 × 0, तो फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। अब अगर मैं चीज़ें सोचना चाहूँ तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्या मैं इस 36 को 18 × 2 लिख सकता हूँ? आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ इस बात को सुनिएगा ध्यान से। इस 36 को अगर मैं कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए 18 × 2 लिखता हूँ तो बहुत ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, क्या मैं यहाँ से और यहाँ से
18 कॉमन ले सकता हूँ। बस कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। तो अगर यहाँ से और यहाँ से 18 कॉमन लिया तो क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, ओवरऑल 18 कॉमन आ जा रहा है। अब जो बच रहा है वो क्या है, सुनिएगा, ओवरऑल पूरी कैलकुलेशन है ना, तो 18 कॉमन आया तो ये है -20, -20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जा रहा है -40, है ना। यहाँ से भी 18 कॉमन लिया, तो 18 कॉमन लिया तो ये बचा 2, और 2 × 2 कितना हो जा रहा है 4, तो ये बच जा रहा है कितना 4। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? आई होप कोई डाउट नहीं है। और अगर यहाँ पर बात करें 18 ओवरऑल कॉमन लिया है आपने, यहाँ से भी 18 कॉमन लिया तो ये बच रहा है -6 × -6, जो कि कितना बच जा रहा है +36। क्या इस बात में कोई डाउट है? आई होप बड़ी सुलझी हुई सी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। और अगर अब आप थोड़ा सा नोटिस करें चीज़ों को तो आपको दिखाई देगा कि 18 तो एज इट इज़ रखा हुआ है, -40 + 4 इज़ -36 और +36, तो -36 + 36 बन जाता है 0, एंड 0 × 18 विल बी 0। तो सर एक बहुत खुशी की बात हमें जो पता चली वो क्या, कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आ रहा है, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 जैसे ही आया तो पहली बात तो यूनिक सोल्यूशन नहीं आएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट 0 होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है। अभी भी दो बातें हैं सर, अभी भी कौन सी दो बातें, अभी भी ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट हो सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, उसके लिए हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। क्या आपको बात याद आ रही है? और इनकंसिस्टेंट के लिए भी हमें निकालना तो यही है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। लेकिन इन सारी बातों से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये कि हमें यहाँ पर जब पता करना है तो यहाँ पर कंसिस्टेंट होने के लिए ये भी 0 होना चाहिए और ये इनकंसिस्टेंट होने के लिए नॉट 0 होना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, नॉट कंसिस्टेंट यानी इनकंसिस्टेंट। तो अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालता हूँ तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, हम निकालेंगे इसका सबसे पहले को फैक्टर। आई होप आपको याद आ रहा है। फिर हम इसका को फैक्टर निकालने के बाद उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। आई होप आपको ये बात भी याद आ रही। और फिर उस ट्रांसपोज को को फैक्टर के ट्रांसपोज को बी मैट्रिक्स, बी क्या है आपका, ये वाला मैट्रिक्स, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर वो 0 आ गया तो सर सीधी बात है इनफाइनाइट सोल्यूशन। और अगर वो नॉट 0 आया तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट यानी नॉट कंसिस्टेंट यानी नो सोल्यूशन। आई होप ये बातें बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है। तो हमारी अगली स्टेप क्या होगी, जो मेरे ख्याल से आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। आई एम वांटिंग टू गिव यू दिस पार्ट एज अ होमवर्क क्या देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगली स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपके पास मैट्रिक्स ए है। अब आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स ए है। अब आपको मैट्रिक्स ए का क्या करना है, मैट्रिक्स ए का आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है और कोफैक्टर का ट्रांसपोज, मतलब इससे आपको क्या निकालना है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। जैसे ही आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा उसको आप क्या करोगे, बी से मल्टीप्लाई, और जैसे ही बी से मल्टीप्लाई होकर वो आएगा तो क्लियरली आप देखेंगे नॉट 0 आएगा। ये प्रोसेस अननेसेसरीली लेंदी है और ये बात हम कई बार कर चुके हैं। हम इसका एडजॉइंट निकालना जानते हैं, सीधी सी बात है। 2 का कोफैक्टर निकालेंगे आप, माइनर नहीं कोफैक्टर, माइनर में सिग्नेचर और कंसीडर करेंगे तो कोफैक्टर, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर आ जाएगा। फिर उसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो याद आ रहा है स्टूडेंट्स वो ट्रांसपोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो ट्रांसपोज में कन्वर्ट होता है, उस मैट्रिक्स को आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। सर वो भी 3/3 ही होगा, ये 3/1 होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 3×1। अब जो 3×1 आपका रिजल्ट आएगा वो क्लियरली आपका नॉन 0 आने वाला है, क्योंकि अगर वो 0 आया होता तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कंसिस्टेंट वो होता, लेकिन वो क्या आने वाला है, आप निकालेंगे तो वो बेशक आपका नॉट 0 आएगा, यानी नल मैट्रिक्स नहीं आएगा, 0 मैट्रिक्स नहीं आएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप क्लियरली कहोगे कि हाँ सर, हमारी सीधी सी सही बात प्रूफ हो गई कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये एक इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन का पार्ट है, इसका ये सिनेरियो है, इसका ये एक सैम्पल केस है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। इस बात को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, इस पार्ट को समझ लीजिए, फिर हम आगे डिटेल में प्रोसीड करेंगे इस वाले पार्ट को समझना। आई होप ये सोल्यूशन, ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आए, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। मतलब अगर मैं पूरी बात को समराइज़ करूँ तो ज़रूरी बात जो निकल कर आती है वो ये कि अगर मैं मैट्रिक्स मेथड से समझना चाहूँ तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो Ax = b वाला सिनेरियो बना लेते हैं जो कि हमारे पास होता है। सर हम x का जो सोल्यूशन देते हैं, जो हमारे वेरिएबल का सोल्यूशन देते हैं वो A इनवर्स b से देते हैं। इस बारे में मैं और डिटेल में आपसे बात करूँगा और क्लैरिटी के साथ आपको चीज़ें समझाऊंगा। और इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है क्रेमर्स रूल, वो और आसान और सिस्टमैटिक और स्टैंडर्ड होता है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो हमने क्वेश्चन किया ना, इसी बात को प्रूव करने का मतलब इनकंसिस्टेंट कहने का तरीका इतना घुमा फिरा के वहाँ नहीं होता। मतलब वहाँ ये नहीं कर रहे होते कि हम इसका को फैक्टर निकालें, फिर ट्रांसपोज निकालें, मतलब जॉइंट ऑफ ए निकालें, फिर बी से मल्टीप्लाई करें और फिर कहें अगर वो नॉट 0 आता है कि सर नो सॉल्यूशन, देखो सिस्टम तो इनकंसिस्टेंट है, 0 नॉट 0 आ रहा है। इतना कहने के बजाय वो क्रेमर्स रूल आपको और जल्दी दिखा देगा। मैं इसी क्वेश्चन को उस वाले अप्रोच से भी आपको सिखा दूंगा। पर ऑफकोर्स यही बात मैट्रिक्स जो हमने सीखा है, मैट्रिक्स के थ्रू इन्वर्स निकालने वाली प्रोसेस से जो हमने सीखा है, उसी बात को अगर मैं
समराइज करूँ तो एक तरीका तो यही कि यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या, मैट्रिक्स का जो आपका डिटर्मिनेंट है, मतलब जो आपका कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, उसका जो डिटर्मिनेंट है अगर वो नॉन जीरो है तो आप कहते हो उसका कैसा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। दूसरी बात, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हुआ तो आप कहते हो फिर सर दो बातें निकल कर आती हैं, कैसा, अगर एडजॉइंट ऑफ ए और बी का जो प्रोडक्ट है अगर वो जीरो है तो सिस्टम आपकी कंसिस्टेंट है, और उस केस में आप कहते हो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। क्या आपको ये बातें याद है, आप इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मोर देन वन सोल्यूशन, और आप कह देते हो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो नहीं आ रहा होता है, याद है स्टूडेंट्स ये वाला केस, जब एडजॉइंट ए और बी जीरो नहीं आ रहा होता है तब आप क्या कर रहे होते हो, तब आप कह रहे होते हो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है यानी आपका एक्स इज इक्वल टू बी जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, और ये क्या हो जा रहा होता है, ये हो जा रहा होता है इनकंसिस्टेंट यानी नो सोल्यूशन का केस। क्या आपको ये सारी बातें याद आ रही, बहुत ही स्टैंडर्ड से मैनर में मैंने समझाई हैं, इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इसे अच्छे से याद रखना, स्टूडेंट्स इसे भूलना मत, ये बहुत क्रूशियल सी बात है, और इस चार्ट को अच्छे से समझ लेना और अच्छे से अपनी चीट शीट पे बना के रखना, क्योंकि स्टूडेंट्स गलती करते हैं। दूसरी ज़रूरी बात, होमोजीनियस पे आई थिंक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन नॉन होमोजीनियस पे आई वांट यू टू डू मोर प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट लेक्चर की जो हम शुरुआत करेंगे वो पहले हम करेंगे नॉन होमोजीनियस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस, ताकि मैं आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे पाऊँ नॉन होमोजीनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस में चीज़ें कैसे हो रही होती हैं। तो पहले तो हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे ऑफ कोर्स। दूसरी ज़रूरी बात, दूसरी सबसे ज़रूरी बात, जब हम ये शुरुआत करेंगे तो नॉन होमोजीनियस पे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग में दूंगा, और इसी कहानी को हम एक्सटेंड करेंगे क्रैमर्स रूल्स पढ़ते वक्त। जब हम डिटर्मिनेंट्स को और एक्सप्लोर कर चुके होंगे ना तो एक रूल आएगा क्रेमर्स रूल, तो क्रेमर्स रूल के थ्रू हम इन्हीं सारी बातों को और एक नए पर्सपेक्टिव से सीखेंगे और एक आसान और इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से देखेंगे। तो मेरा यकीन करिए ये तरीका बेशक अच्छा है, पर इससे भी आसान तरीका और है, वो कहेगा क्रेमर्स रूल आपको बताएगा, बहुत जल्दी बहुत इजीली आप निकाल पाएंगे। वहाँ फिर हमें डिटर्मिनेंट से ही खेलना है, बस उनसे खेल के आप आंसर ले आएंगे, उस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंटली पहले हम नॉन होमोजीनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इन सारे केसेस को और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और इन केसेस पे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, इस कंसेप्ट को और कंसोलिडेट करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, जो कि हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। मेरा यकीन है आज के लेक्चर में कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई है, और मेरा पूरा यकीन है जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी समझ आई हैं नॉन होमोजीनियस पे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेक्चर में। विद दैट स्टूडेंट सबसे खास बात, मतलब कई सारे न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस हम ऑफकोर्स करेंगे नॉन होमोजीनियस पे, ताकि मैं आपको इस कंसेप्ट को और कंसोलिडेट करवा पाऊँ, इस कंसेप्ट को और मजबूत करवा पाऊँ विद अ लॉट ऑफ PYQs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पर सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स का है जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मतलब आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलती है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक, कई सारे बोर्ड्स, कई सारे मीडियम्स में। इसी के साथ साथ आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम तैयारी करवाते हैं, NTSC, रेलवे, बैंकिंग, SSC, IIT, JEE, नीट, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम डिलीवर करते हैं। मेरा यकीन करिए स्टूडेंट्स, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन नहीं है, मतलब पूरा कोर्स, पूरा मॉड्यूल एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट एंड एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ वेबसाइट पर जाना है www.magnetbrains.com, या फिर आप हमारे YouTube चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं, प्लेलिस्ट में प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं, सब कुछ आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो इन्हें लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं ऑफ कोर्स। इनसे सबसे एक और बहुत ज़रूरी बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो, आप हमेशा अपडेटेड रहें, नोटिफाइड रहें। एंड द मोस्ट क्रूशियल थिंग स्टूडेंट, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि लोग भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन को अवेल कर पाए। विद दैट स्टूडेंट्स वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना, थैंक यू सो मच।